सो 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए, 2 पार्ट्स हैं, आप सभी को पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूं। पार्ट 1 फॉर एमसीक्यूज, पार्ट 2 फॉर डिस्क्रिप्टिव, राइट। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव की ओर। पार्ट 2, सेक्शन ए किसका है जी? हमारा EIS का, और सेक्शन बी है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 क्वेश्चन, 1 to 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन छठा होगा, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, जिसको आप ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते, राइट। उसके बाद उसके अलावा 3 क्वेश्चन करने हैं रिमेनिंग ऑफ 4, दोनों में ही सेम पैटर्न है, ठीक है। यहां तक समझ में आया जी? अगर आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है तो आप इंग्लिश में ही आंसर देंगे, और आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है तो आप हिंदी में ही आंसर देंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी कोई ऐसा कर जाता है, पढ़ते इंग्लिश में, भरते इंग्लिश में, लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो हिंदी में शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें ना कीजिएगा, ठीक है। कुछ 1-2% बच्चे ऐसा कर देते हैं, वो पेपर कैंसिल हो जाता है, कर देते हैं कुछ बच्चे, मतलब कभी कोई बच्चा कर देता है, ऐसे गलत फहमी हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब हम अपने इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 EIS। हालांकि देखिए अभी हमारी क्लास में EIS नहीं हुआ है शुरू, तो शायद आपको अभी ये चीजें ना समझ में आए, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें यहाँ पर ये समझ में आएंगी कि EIS का पेपर कितना डायरेक्ट पूछा जाता है। जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर पार्ट इज वो डायरेक्ट आता है EIS का। देखिए साफ साफ डायरेक्टली पूछ रहा है, इन मोस्ट सॉफ्टवेयर देयर आर 3 layers which together form the application and the same is called 3-tier architecture। डियर आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे, ठीक है जी। ये हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स वाले चैप्टर में, ई कॉमर्स एम कॉमर्स में पढ़ेंगे आर्किटेक्चर्स। क्या पढ़ेंगे? आर्किटेक्चर्स, राइट। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, जिसका ये क्वेश्चन आया है, चैप्टर नंबर 4 का। तो यहां पर जो ये हमारा आर्किटेक्चर पूछा गया है, 2-tier आर्किटेक्चर होता है और 3-tier आर्किटेक्चर होता है। क्या होता है बेटा? 2-tier आर्किटेक्चर होता है, नेटवर्क सिस्टम का होता है। ये किसका होता है? नेटवर्क सिस्टम के 2 आर्किटेक्चर होते हैं, 2-tier और 3-tier। 2-tier होता है जो डायरेक्ट क्लाइंट एप्लीकेशन से होता है, क्लाइंट और डेटाबेस, ठीक है। 3-tier क्या होता है? जहां पे क्लाइंट होता है, सर्वर होता है और डेटा सोर्स होता है। ये वो है 3-tier। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3-tier में इसने क्या बताना है? लेयर्स बतानी है। तो 3 लेयर्स होती है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस, बस ये आंसर है इसका। मतलब 3 नंबर, इसीलिए 3 नंबर का है, रीजन भी यही है क्योंकि उसकी 3 लेयर्स ही हैं। कौन कौन सी हैं? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सा फिगर है। 2-3 लैपटॉप बना दो, एक CPU सा सर्वर बना दो, डेटा सोर्स बना दो, एक डायग्राम बना दो और 3 प्रेजेंटेशन लेयर जो मैंने बताई है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। इसको एक्सप्लेन करना है 3 नंबर, 1-1, 2-2 लाइन में कर दो कि काम खत्म। बहुत सिंपल है, खुद ही बनाओगे जानबूझ के कि 3 में से 3 नंबर दे। कुछ है ही नहीं डायग्राम में, मतलब नहीं भी बनाओ तो चलेगा, लेकिन बना दो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। 1 नंबर भी, आधा नंबर भी काटने के लिए सोचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? डायग्राम बनाने से बस ये हो जाता है कि सामने वाले बंदे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है बात? और जो पढ़ता है क्वेश्चन उसको भी समझ में आ जाता है आंसर कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बना रहा है, बिल्कुल ठीक किया है। बात समझ रहे हो? अब दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, बिल्कुल सिंपल देख लो। एटीएम के बारे में पूछा है। एटीएम का जो सर्वर होता है ना, जिससे एटीएम कनेक्टेड होता है, यानी जहां पर क्लाइंट का डेटाबेस होता है, ट्रांजैक्शंस की क्या होती हैं? डिटेल्स होती हैं। समझ गए? वो अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है ये आपको, तब भी समझ में आ रही है चीजें, आ रही है ना? ठीक है। एटीएम सिंपल चीज है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसका जो सर्वर होता है उसको हम कहते हैं एटीएम चैनल सर्वर। उसके अंदर क्या होता है? क्लाइंट का डेटाबेस होता है, उसने कितनी ट्रांजैक्शन पर डे, पर मंथ की, कितने की, किस टाइम पर की, उसकी लिमिट क्या है, उसकी डेली लिमिट कितनी सेट है, ये सारी चीजें। बात समझ गए? क्लियर हुई चीज? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब यहां पर मैं बेटा आपको चीजें बताऊंगी कि कैसे हमें क्वेश्चन में देखना है, कैसे एकदम से झट से पकड़ना है कि ये इस चैप्टर का है। जैसे वो वाला मैंने समझाया, इसमें डायरेक्ट पता लग गया कि ये तो जी आर्किटेक्चर वाले चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 4 से है, जिसमें हमें डेटा और उसका आर्किटेक्चर बताना है। साफ पता लग गया ना, 3 लेयर आर्किटेक्चर, और ये सीधा एटीएम पता लग गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको कैसे पकड़ेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये आपका कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जहां पे आपको क्या बताने हैं, कंट्रोल्स बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं। किसके, ऑपरेशन मैनेजमेंट के। किसके बताने हैं बेटा जी, ऑपरेशन मैनेजमेंट के। ये चैप्टर नंबर 3 का है। किसका है, चैप्टर नंबर 3 का, ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स। 6 फंक्शंस बताने हैं इसके अंदर। 6 फंक्शंस क्या है, कंप्यूटर ऑपरेशंस, नेटवर्क ऑपरेशन, डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री, प्रोडक्शन पर कंट्रोल, फाइल, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें। बहुत सिंपल है, जो जो काम होते हैं ऑपरेशंस, अब उसमें जो भी काम होते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, नेटवर्क के काम होते हैं, प्रोडक्शन के काम होते हैं, फाइल यानी डेटा लाइब्रेरी, फाइल लाइब्रेरी जिसको कहते हैं डेटाबेस को, उसमें काम होते हैं। ये सारे क्या है उसके फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल के। वो 6 इसमें बताने हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप EIS पढ़ लोगे तो आप उसके बाद, अभी जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 7 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 8वें चैप्टर पर हम हैं, वहां आपको पता लग जाएगा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल। ठीक है ना। अब आप यहां देखोगे, डायरेक्ट पूछा जा रहा है फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सिंपली क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन क्या लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट पूछ रहा है ना बेटा जी। लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट पूछ रहा है डायरेक्टली, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ 4 लिमिटेशंस भी बता दो, 4 नंबर में 4 लिमिटेशंस बता दो, 5 बता दो, चलो उस पर एहसान कर दो। हाँ मैं तो, हाँ उसने डायरेक्ट ही पूछा है, नहीं 4 नंबर में इसलिए पूछा है। 4 लिमिटेशंस बताने किसके, फ्लो चार्ट के। बेटा जब क्वेश्चन पेपर करते हो ना, और जब आता होता है तो टाइम में टाइम होता है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं आता होता तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं आता है ना तो हाथ रुकता ही नहीं है ना, फिर ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि टाइम है या नहीं है, फिर तो सिर्फ लिखते हैं। तो 4 लिमिटेशंस, वैसे तो लिमिटेशंस काफी हैं, लेकिन 4 लिमिटेशन में आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मॉडिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, लिंक बिटवीन कंडीशन एंड एक्शंस, स्टैंडर्डाइजेशन। जब मैं फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगी तब आपको ये सब चीजें टिप्स पे करवाऊंगी, राइट। फ्लो चार्ट कितने हैं मतलब, देखो बेटा अभी फ्लो चार्ट पे क्वेश्चन आता, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं होता। कभी 1% पहले तो मैंडेटरी था, आज से 6 साल पहले एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन जरूर आता था 5 से 6 नंबर का। अब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जैसे अब इन्होंने थ्योरी में पूछ लिया फ्लो चार्ट। ठीक है, अब काफी टाइम से थ्योरी में पूछा जाता है फ्लो चार्ट का क्वेश्चन, राइट। चलिए सो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट ए पार्ट जो है, अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये ERP का क्वेश्चन है, और वो ERP किसकी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल की। किसकी है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल। ERP सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2 में इस कंटेंट को हम पढ़ेंगे, और डायरेक्टली इसके हमें की फीचर्स, 6 की फीचर्स लिखने हैं। अब 6 की फीचर्स डायरेक्टली आपकी बुक में है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल ERP सिस्टम। 6 फीचर्स ऑफ दिस मॉड्यूल, कौन कौन से फीचर्स हैं, ट्रैकिंग ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, जर्नल लेजर अकाउंटिंग, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट्स अकाउंटिंग। आप इनमें से कोई भी 6 बता दें, 8-9 दिए हुए कोई भी 6 बता सकते हैं।
मतलब यहां पर भी 6 नंबर बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना, एक एक लाइन में एक एक पॉइंट खत्म है। 6 लाइन 6 नंबर, समझ रहे हो कितना मजेदार है। मतलब जिससे आप डर रहे हो, अभी तक डर रहे थे मैडम EIS टफ होगा, क्या होगा, EIS लगता जरूर है टफ है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जितने आते हैं ना इसमें से, और टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं, टू द पॉइंट लिखो, पूरे पूरे नंबर लो, स्कोरिंग बहुत है ये, ठीक है। तो अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया है, शुरू में उसने थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज जरूर की हैं, लास्ट में अगर आप देखोगे ना तो वो पूछ क्या रहा है, सेवरल स्टेप्स ऑफ ग्रीन IT, व्हाट आर द ग्रीन IT बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ग्रीन IT रिसाइकल स्टेप्स। ग्रीन IT किससे रिलेट करता है, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट से, किससे रिलेट करता है, यस एग्जैक्टली, ये है आपका चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट। किसका है जी, चैप्टर नंबर 4 का, ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन IT। और बेटा जी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डायरेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्पेशली दी हुई है, ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी करीबन करीबन यहाँ पे 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस दी गई हैं, आपको यहाँ पे 4 मेंशन करनी है, 4 नंबर का है, 4 मेंशन कर दो, बहुत है, समझ रहे हो जी। अब वो 4 कौन कौन से मैं बताऊंगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। रिसाइकल पहला तो इसमें खुद में ही दिया हुआ, रिसाइकल करना, जो लिखा भी है आइटल, पहला स्टेप क्या उसमें है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस में है, डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, रिसाइकल करना उसको, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन, रिड्यूस पेपर कंजप्शन, कंजर्व एनर्जी। अब वो कंजर्व एनर्जी सारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का जो हमारा जो रहता है, ठीक है, मॉनिटर रेदर देन CRT, LCD यूज करे रेदर देन CRT, तभी तो ये शिफ्ट हुआ है, क्योंकि उसको रिसाइकल करना बहुत टफ मुश्किल होता है। ग्रीन IT सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सारी चीजें, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है। तो जनरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल डायरेक्ट CBS के बारे में पूछ रहा है। मेरा तो मतलब आप देखोगे ना, आप थोड़ा सा भी जब आप कंटेंट को पढ़ लोगे और क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे, अरे ये तो CBS है, सिंपल 6 कॉमन IT रिस्क रिलेटेड टू CBS पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि अ प्राइवेट बैंक इज प्लानिंग टू माइग्रेट ऑल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस टू अ कोर बैंकिंग सिस्टम। During their discussions, the IT consultant is asked to explain about the common IT risk involved in CBS. यानी मैं IT consultant हूँ, आपकी कंपनी है, आप बैंक, मान लो आप बैंक में एक मैनेजर हो और मैं IT consultant हूँ, आपके बैंक के लिए मुझे कोर बैंकिंग सिस्टम बनाना है, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ आपको कहाँ दिक्कत आती है, समझ गए मेरी बात। तो आप कहोगे जी KYC करने में दिक्कत आती है, डेटा कुछ का कुछ हो जाता है, कभी कभी ट्रांजैक्शन उल्टी सीधी हो जाती है, होता है ना, ये है ना, एंट्रीज गलत हो जाती हैं, लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, लिमिट सेट गलत हो जाता है, यही सारा लिखना है इसमें, यही सारा लिखना है इसमें, यस बिल्कुल। 6 नंबर फ्री के। क्वेश्चन नंबर 4 का जो A पार्ट है बेटा, लिटरली कह रही हूँ 6 नंबर मुझे तो कहे ना, मैं कहूँ मुफ्त में डाल दिया इसे ही ने, फ्री में। अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ये तो बच्चा भी बता दे जो अकाउंट्स का, मतलब बच्चा पता है ना, 11th क्लास का मानती हूँ मैं, अकाउंट्स का बच्चा कौन होता है, जो 11th में आता है, क्योंकि 11th से अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, इसलिए तो मेरी नजर में अकाउंट्स का बच्चा कौन होता है, 11th क्लास का बच्चा। तो CBS में क्या रहेगा, कौन कौन से रिस्क, भैया कस्टमर मास्टर डिफाइंड इन CBS नॉट एज पर द एप्लीकेशन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरेस्ट चार्जेस इनएक्यूरेट लग गए, कैलकुलेशंस गलत हो गया, अनऑथराइज्ड अप्रूवल हो गई जी, गलती से हो गई या किस तरीके से हो गई, कोई वायरस आ गया, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में है, रिस्क एंड कंट्रोल्स एज इट इज, समझ रहे हो, सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हर मैडम क्या इसमें मतलब बबूला पूछ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर बिल्कुल फ्री कैसे लग रहे हैं जी, नहीं लग रहे। आप क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट देखो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पब्लिक क्लाउड के। भैया मैं तो कहूं सच में
ऐसा लड्डू पेपर बनाया है, तुम्हारे टाइम पे आ जाए ऐसा लड्डू पेपर, बाय गॉड भाई मैं तो सच में ग्रैंड पार्टी ले लेना मुझसे, सीरियसली मजा आ जाएगा। पब्लिक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड क्या है जी? बिल्कुल डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 का है ये। पब्लिक क्लाउड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हाईली स्केलेबल होता है पब्लिक क्लाउड, अफोर्डेबल होता है, लेस सिक्योर होता है क्योंकि पब्लिक होता है इसलिए लेस सिक्योर होता है। वीपीएन तो होता नहीं, पब्लिक होगा तो लेस सिक्योर होगा ना। पब्लिक वाईफाई लेस सिक्योर होती नहीं होती है, हाईली अवेलेबल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। स्ट्रिंजेंट्स होते हैं। तो ये इसमें से कोई भी 4 लिखने हैं, 5 दिए हैं 4 लिख दो, हो गया काम। कैरेक्टरिस्टिक्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड बहुत सिंपल, क्लाउड जनरल पब्लिक के लिए जो यूज किया जाता है। पब्लिक क्लाउड किसके लिए यूज होता है? जनरल पब्लिक के लिए यूज होता है ना, बस ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में और लड्डू पे क्वेश्चन, सिंपल साइबर लॉ के एडवांटेजेस बताने हैं। कब के एडवांटेजेस बताने हैं? जब उसमें अमेंडमेंट हुई, एक्ट आईटी एक्ट 2000 जब आया तो क्या फायदे हुए उसके अमेंडमेंट्स होने पर? भैया डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेशंस मिला, कुछ हाईली जो थी उनको अपग्रेड किया गया, जिसकी वजह से हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ज्यादा अच्छा हुआ। तो कुछ ऐसी साइबर लॉस की एडवांटेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में डायरेक्टली इंटरप्रेट किया गया है, वहां से आप बहुत ही डायरेक्टली एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ, companies shall now be able to carry out electronic commerce, legal infrastructure provided by the act, digital signature have been given legal validity and sanction in the act. Implication of for the e-business would be that email would now be valid and legal form of communication in India that can be duly produced and approved in a court of law also, है ना। पहले था डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल चीजों की वैलिडिटी थी, नहीं थी। आफ्टर 2000 आईटी एक्ट 2000 सारी चीजें वैलिड। ईमेल इज अ वैलिड कम्युनिकेशन। अगर आपने किसी को ईमेल पे इन्फॉर्म किया है और कोई लीगल चीज है तो वो क्या मानी जाएगी? वैलिड, एक्सेप्टेड मानी जाएगी, राइट? यस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स requires the IAS auditor to conduct physical inspection and observe practices. As an IAS auditor, you are engaged to conduct an audit environmental controls for an organization. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, environmental control से रिलेटेड। environment कैसा होगा इसका ऑडिट करने जाना है एज अ ऑडिटर। environmental control, ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 से, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, जहां पे एनवायरमेंटल कैसा होगा, जहां भी सर्वर होगा, जहां भी आईटी कंपनीज होगी, उसका एनवायरमेंट क्या होना चाहिए? फायर डैमेज नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए वहां पे उससे रिलेटेड। यानी आपने देखा होगा जितने भी सर्वर्स वगैरह होते हैं वहां पे एसी लगे होते हैं, चिल्ड रहते हैं, क्योंकि हीट नहीं होनी चाहिए, डैमेज हो जाएगा, राइट? तो फायर डैमेज नहीं होना चाहिए, राइट? पावर स्पाइक्स नहीं होनी चाहिए, वाटर डैमेज कहीं भी किसी तरीके से उसके एक पर्टिकुलर एरिया के आसपास कोई पानी की पाइपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें आती हैं उसमें। वाटर डैमेजेस नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन डैमेजेस नहीं होना चाहिए, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो वहां पर मेंटेन होना चाहिए, मतलब ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। फिजिकल पॉल्यूशन डैमेज, वाटर डैमेज, पावर स्पाइक्स और क्या बताया था मैंने? फायर डैमेज, जिसके लिए स्मोक डिटेक्टर्स लगाते हैं ना फायर डैमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हल्का सा भी कुछ सायरन बजने लग जाते हैं, देखा है स्मोक डिटेक्टर्स? ये तो बहुत जगह लगे होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया? चलिए अब इसका और वाला पार्ट और देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी? इन टुडे हाई स्पीड वर्ल्ड वी कैन नॉट इमेजिन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विदाउट एन इफेक्टिव and efficient communication system, which is a valuable resource that help in good management. You are appointed as an IT consultant to design a model computer network for a newly started company. What are the basic issues to be addressed by your network model? हम आपको यहाँ पर इसमें मॉडल्स पढ़ाएंगे, तो एक नेटवर्क मैनेजमेंट और नेटवर्क मॉडल्स करके है, राइट डियर? वहां पर एक जो इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं नेटवर्क मॉडल में कि कंजेशन नहीं होना चाहिए,
या किस तरीके से आप कहीं भी किसी भी चीज़ को कैसे कोप अप करेंगे एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए, कैसे रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से, नेटवर्क मैनेजमेंट होता ही ऐसा है, नेटवर्क मैनेजमेंट सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट रहता है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है डियर? तो आईटी यानी ईआईएस का पेपर हमने पूरा मतलब डिस्कस कर लिया। कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे पूरा ईआईएस तब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम बढ़ते हैं हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं जी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर बहुत प्यारा आया। बस एक क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन उसका भी आंसर बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट था थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी इन द सेंस ऑफ एकदम पढ़ते ही ना समझ में आने वाला, हल्का सा 2-4 मिनट एग्जाम सेंटर में लगेंगे आपको याद रिमाइंड करने के लिए, हाँ अच्छा ये वाला वो, उस तरीके से। क्लियर है? और खुशी की बात ये वो भी और पार्ट में था, ऑप्शन में था, वो वाला ऑप्शन में था, आप देखेंगे। चलिए मैं स्टार्टिंग से कर रही हूं तो आएगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश एंड सुरेश। अब आप सभी के पास एक क्वेश्चन पेपर है, जरा 1 मिनट इसका, वैसे तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखेंगे ना और फिर इसके क्वेश्चन पेपर, फिर इसके केस को पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पूछ क्या रहा है पहले वही पढ़ लो, ध्यान रखना आंसर तुरंत मिलता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, आइडेंटिफाई क्या करना है, लीडरशिप स्टाइल किसका, रमेश का और सुरेश का। पहली चीज तो लीडरशिप स्टाइल 2 होते हैं, याद है अभी हाल फिलहाल में, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। 2 तरीके की लीडरशिप स्टाइल होते हैं, अभी पढ़ाई थी। कौन कौन से होते हैं? यस, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। तो वहां पे अब देखो, निकाल लो वो जहां पर मैंने लिखवाया है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल वाला पोर्शन। पेज इंस्टीट्यूट की बुक में है, पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाँ यशस्वी, ऐसा ही पेपर आएगा, राइट? टॉप कर लेना फिर, ठीक है अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। रमेश एंड सुरेश, अब यहां देखेंगे बेटा, रमेश एंड सुरेश ओन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म। एक का नाम है एसीएस लिमिटेड, एक का नाम है बीडीएस लिमिटेड, ठीक है जी। रमेश एंड सुरेश पिच देयर बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट। दोनों ही अपने बिजनेस को कहां पिच कर रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में। एंड विन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्या चाहते हैं? इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। रमेश हैज 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन हिज टीम। रमेश के पास कितने इंजीनियर्स हैं? 50। और सुरेश, उसके अदर हैंड सुरेश के पास कितने हैं जी? 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। कितने हैं? सुरेश के पास 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड टाइमलाइन। हर प्रोजेक्ट की अपनी स्पेसिफिक और फिक्स्ड टाइमलाइन है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आर असाइंड टू प्रोजेक्ट हेड्स बाय रमेश एंड सुरेश। दोनों ही क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को असाइन कर रहे हैं हेड्स को। रमेश, अब रमेश की स्ट्रेटेजी यहां बताई जा रही है। रमेश adheres टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर, ध्यान देंगे स्ट्रिक्ट कौन रहता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स में? कौन सा वाला लीडरशिप स्टाइल में स्ट्रिक्ट? बिल्कुल। आप देखेंगे he met with the project heads to get an update but exchange ideas occasionally. He set a weekly target of 40 hours to complete the assigned goal or task. The group that met the deadline and completed the task
रिसीव अ 10% बोनस। अब यहां पर ध्यान देना, रिवॉर्ड और पेनल्टी दोनों अटैच हो रही हैं, तो रिवॉर्ड और पेनल्टी दोनों अटैच कौन से वाले उसमें की जाती हैं, कौन करता है? अब ये किसकी बात हो रही है यहां पर? अभी रमेश की। किसकी बात हो रही है बेटा? रमेश की। तो रमेश की कौन सी हुई? ट्रांजैक्शनल। रिवॉर्ड और पेनल्टी वहीं पर हम करते हैं ना, राइट? तो यहां तो एक ये समझ में आ गया, रमेश कौन सी कर रहा है? ट्रांजैक्शनल। और सुरेश कौन सी कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशनल। समझ में आ गई बात? अभी देखो, ये देखो, he set a weekly target for, ये हमने पढ़ लिया 10% bonus. The group that was unable to meet the deadline was penalized also. वही penalty और reward दोनों है, तो ट्रांजैक्शनल हो गया, ठीक है? The group did not meet the deadline was penalized with unpaid extra working hours to complete the task. उनकी पेनल्टी है कि हमें पैसा भी नहीं देंगे और आपको टास्क कंप्लीट करना है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल है। जबकि सुरेश अनलाइक रमेश, अब यानी सुरेश कैसा है? सुरेश डिड नॉट प्रायोरिटाइज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू वर्क। सुरेश इंस्पायर्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स बाय मेकिंग देम फील लाइक लीडर्स रेदर देन जस्ट पार्टिसिपेंट्स। सुरेश empowering attitude help to align individual goals and groups goals. अब यहां पर इसका क्या हो गया? सुरेश का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशनल। अब वो क्या कह रहा है? रमेश established routine to maximize his team efficiency. Suresh on the other hand used positive reinforcements to maximize his team efficiency. तो यहां पर हमें ये तो मालूम पड़ गया जी कौन कौन सी कर रहा है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। भैया यही पता लगाना था, बाकी तो हमें पता ही है किसकी क्या कंडीशन है और किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो हमें याद ही है कि नहीं? भाई रमेश की कौन सी है? ट्रांजैक्शनल। सुरेश की ट्रांसफॉर्मेशनल है। अब व्हाट आर द कंडीशन और सिचुएशन दैट मेक सच लीडरशिप स्टाइल मोर एप्रोप्रिएट? जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी हमें वो लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी वो लिखने हैं, बस हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। 5 नंबर हो गए पूरे, ठीक है जी। 1 नंबर तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधा सीधा है। 2 नंबर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कंडीशंस लिखनी है, सिचुएशंस लिखनी है, रीजंस, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जो अमेंडमेंट मैंने करवाई थी लास्ट की क्लासेस में उधर वाली बिल्डिंग में, याद है? मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप स्ट्रैटेजीज, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। याद है? याद है ना? बिल्कुल, मैं और अच्छे से और बता रही हूं। यस, तो हमारा ये अमेंडेड पार्ट में से आया है जी, डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हमारी कौन कौन सी, हमारी लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, तो कंपटीटिव एडवांटेज देखना होता है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में हम कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकसिंग, ये सारी यूज करते हैं। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी याद है जी, करवाई थी। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस जो होते हैं फंक्शनल लेवल में होते हैं ना, ऑपरेशंस हमारे सारे। एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी ये अलग है, बट हमें अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखनी है? डिफरेंट लेवल्स, 3 लेवल्स, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। 5 नंबर बिल्कुल मैं कहूंगी प्रसाद के रूप में आए हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सिंपल। मैनेजमेंट एट ऑल लेवल डेवलप स्ट्रेटेजीज, बिल्कुल दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट कि मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, बिजनेस लेवल के लिए अलग है और फंक्शनल लेवल के लिए अलग है। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है मैंने आपको बता रखा, अभी मैंने बोला भी है, राइट? अच्छा जी, इसमें कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट क्या कह रहे हैं जी? आप मानोगे नहीं बेटा, अगर इंस्टीट्यूट की बुक है किसी के पास तो वो खोल ले उस बुक को, एज इट इज बुक की लैंग्वेज आई है लिख के इस क्वेश्चन में।
इंस्टीट्यूट की बुक किसी के पास है तो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2.29 सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं इस बुक से पढ़ूंगी, आप यहां टैली कर लेना। मैं यहां से नहीं पढ़ रही, मैं यहां से पढ़ रही हूं, बुक से पढ़ रही हूं, इंस्टीट्यूट की बुक से, जो मैं आपको बार बार कहती हूं। यही है, बस यही है, आपकी लैंग्वेज में यही है जो पार कराएगी। बुक से पढ़ रही हूं मैं, और आप इसको मेंटेन यहां से आप टैली करना। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अ फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स अपॉन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। है कि नहीं? एज इट इज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। भैया 4 दी हुई है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी, और ये मैंने कराई है, ये मत सोचना मैंने कराई नहीं है। इमिटेबिलिटी का धीरज जी ने मतलब भी पूछा था, मुझे ये भी याद है। ध्यान है धीरज जी? क्या आपने मैडम इमिटेबिलिटी क्या होता है पूछा था ना? इमिटेबिलिटी हाँ होता है। जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, ज्यादा चीजों का ज्ञान हो जाता है तो ऐसे ही होता है, चीजें पढ़ के भूल जाते हैं लोग। हाँ, ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है ना। ठीक है जी, मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करवाए थे, चैप्टर नंबर 2 था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, उसमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ड्यूरेबिलिटी, इसका आंसर है ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी। 4 पॉइंट्स लिखने थे इसमें बस, और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया पूरा जी हमारा। यस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन याद है? फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन, एक केस सिनेरियो टाइप मैंने करवाया था आपको, कुछ उसी की तरीके से है ये क्वेश्चन। शायद मैंने दिया था वो, मैंने लेकिन वो उसमें मैंने स्ट्रैटेजीज पूछी थी। यहां पर मैंने इसका एक्सपेंशन मोड यहां पर आया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पढ़ते ही समझ में आएगा क्या कह रहा है वो। हेल्थ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, HPPL, a one-person company with limited liability, is manufacturing generic and medical drugs in India. जबकि HLP, Hygiene Laboratories, a multinational company with its strong financial position, is one of the major player in pharmaceutical sector. ठीक है जी, pharmaceutical sector. Individually, each company has its own core competencies. However, additional focus by the state on generic medicine with renewed regulatory requirements are posing challenges in fierce competitive environment. अभी तक यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में दोनों को जोड़ने के लिए, कंसीडर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जीज, कि दोनों के पास अपनी अपनी सिनर्जी है, वो एक मार्केट को कैप्चर करती है, वो दूसरे को कैप्चर करती है। बोथ द कंपनीज आर कंसीडरिंग टू जॉइन हैंड्स, मिल रही हैं दोनों कंपनीज फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ताकि और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को इन कैप्चर कर सके। अर्लियर हीरो होंडा, ध्यान है जी, वही है, समझ लो ये। अर्लियर दे ट्राइड टू गो फॉर जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस बट द अरेंजमेंट कुड नॉट मटेरियलाइज। तो उन्होंने क्या किया है, अब ये नीचे पढ़ेंगे। इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव, इन HPPL एंड HLP जॉइन हैंड्स एंड मेक न्यू एंटिटी। अब उन्होंने क्या कर लिया, दोनों ने मिलके न्यू एंटिटी बना ली, नेम्ड। अब नेम पे ध्यान देंगे, दोनों के नाम आ रहे हैं, हेल्थ एंड हाइजीन फार्मा लिमिटेड। हेल्थ उसका ले लिया, हाइजीन उसका ले लिया, दोनों के स्टार्टिंग के नाम भी ले लिए। देखो हेल्थ हाइजीन है, मैं दिखा रही हूं आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। हेल्थ यहां से ले लिया, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन फार्मा लिमिटेड।
व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी विल दिस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बी? कौन सी है? मर्जर, क्योंकि दोनों के नाम है, एक्विजिशन नहीं है, मर्जर है, ठीक है ना। आप दूसरे में बस यही बताना है व्हाट टाइप, बस मर्जर है जी, बस मर्जर लिख के उसको हल्का सा एक लाइन में लिख दो, here the two companies merge together, so type of growth strategy is merger strategy, बस मर्जर एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ, किसमें? एक्सपेंशन मोड में आ रहा है ना, ग्रोथ में आ रहा है ना, ये तो मर्जर है। अब इन केस HLP सोल्ड आउट, अब वो दूसरी कंडीशन बता रहा है इसमें, इन केस HLP सोल्ड आउट टू HPPL एंड HLP keys to exist, what type of growth strategy will this? अब यहां पे एक्विजिशन, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, जो दोनों आइडेंटिफाई हुई है, मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस, मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस। समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब अगर हम कहें तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर बिल्कुल पूरे पूरे मिलेंगे इसमें, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? चलो जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बी पार्ट, 8 का बी पार्ट क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट अभी आप ध्यान से पढ़ेंगे। बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, products or services can sometimes exert considerable pressure on the company. ध्यान से पढ़ेंगे, बायर का प्रेशर जा रहा है, बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। In the light of 5 forces as propagated by Michael Porter, explain this force. 5 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बायर्स बार्गेनिंग पावर या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बस सिर्फ यही बतानी है, जिसने 5 लिख दी ना वो कट जाएगा। आप समझ गए कहां नंबर कटते हैं? कुछ बच्चे होते हैं, माइकल पोर्टर देखा, लिखे गए 5 फोर्सेस, लिख दी सारी की सारी, 5 की 5। अरे 5 नहीं पूछ रहा वो, यहां नंबर कट जाते हैं बच्चों के। आप उसने, अब ये आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लेवरेज इज एविडेंट, और आप अपनी देख सकते हैं ये एविडेंट मैंने आपको लिखवाए हैं, अभी बता रही हूं मैं आपको पूरा पूरा। बी, यस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। Buyers of an industry, product or services can sometimes exert considerable pressure on existing firms to secure lower prices or better services. This leverage is particularly evident when कब buyers have full knowledge of the source of product and their substitutes. ठीक है? Yes. Thus challenging the prices can be charged by product. They spend a lot of money on the industry products. They are big buyers, thus in a position to demand favorable terms of contract. The industry's product is not perceived as critical to the buyer's need, and buyers are more concentrated than firms supplying the product. They can easily switch to substitute available. ये evident है, हाँ जी? Yes. Simple question है, साफ पता लग रहा है। पहला 2 नंबर तो यही बताने के मिल गए आपको कि कौन सी फोर्स है, मतलब देखा जाए ना बिल्कुल फ्री के मार्क्स है ये। 2 नंबर क्या बताने के मिल रहे हैं पता है? कि कौन सी फोर्स है बता दो। अब जिसमें ये भी ना बताया जाए ना तो मैं क्या ही बोलूं, मैं बोल नहीं सकती, ऑनलाइन हूं इस समय, पढ़ाई नहीं है ना, फिर तो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ा, रटा है फिर बस, है ना। अब यहां साफ लिखा है बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, तो किसकी भैया, किसकी फोर्स है ये? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बात ही खत्म। समझे कि नहीं समझे विशाल भैया? आवाज तो बड़ी तेज आती है। चलिए मार्क्स भी ऐसे ही तेज आ जाए, मजा आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया जी? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ चुके हैं जी चैप्टर नंबर 3 में, हम याद है। डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 नंबर फ्री के।
सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को डिस्कस करना है, उसकी मीनिंग बतानी है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। मतलब जिस बच्चे ने क्रॉस मारा है ना, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है मेरे सामने आए, मैं थप्पड़ मार दूंगी उसमें। जिसने भी ये क्रॉस मारा है, मतलब ये नहीं एक्सप्लेन हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं किसका क्वेश्चन पेपर, आई डोंट नो। Strategic planning is an important constituent of strategic management. In the light of the same, explain the meaning of strategic planning. अरे भैया, strategic planning simple explain करनी है। Definition of strategic planning है कि नहीं है? हाँ जी धीरज। उसके बाद क्या पूछ रहा है? Also outline the characteristics of strategic planning. मैंने मतलब characteristics क्या है इसके? Shapes the organization and its resources. Assess the impact of environmental variables, takes a holistic view of the organization, develop overall objective and strategies. Characteristics लिखाए हैं, बुक में भी लिखे हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। हाँ क्या बेटा? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अच्छा, मैं अभी जरा डिस्कशन के बाद बात करती हूँ, ठीक है? अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चैप्टर नंबर 3, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, अभी 8th चैप्टर का है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब 2 हमारे कंटेंट आए हैं 8th चैप्टर में से, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक चेंज। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमें अगर आज ये क्वेश्चन नहीं हम डिस्कस कर रहे हो तो आज हम यही कॉन्सेप्ट कर रहे होते। यही कॉन्सेप्ट करना था हमें, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और चेंज ही करना था। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन इंप्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रैटेजी। तो एक्सप्लेन करने थे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या है? प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ये 3 कंट्रोल थे टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए, चेंजेस इन एनवायरमेंटल फोर्सेस ऑफन रिक्वायर बिजनेसेस टू मेक मॉडिफिकेशन इन देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज इन व्यू ऑफ द सेम, एक्सप्लेन द एरियाज टू बी फोकस्ड while considering concept of strategic change. Also explain the step to initiate strategic change process. As it is क्वेश्चन है ये हमारा, ये 8th चैप्टर जो हम कर रहे हैं अभी क्लास में, स्ट्रैटेजिक चेंज और कंट्रोल। आगे पीछे कॉन्सेप्ट है बेटा। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से पहले हम स्ट्रैटेजिक चेंज है हमारा। स्ट्रैटेजिक चेंज के साफ साफ यहाँ पे स्टेप्स टू इनिशिएट लिखे हैं। क्या है स्टेप्स टू इनिशिएट द स्ट्रैटेजिक चेंज? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, create a shared vision to manage change and institutionalize the change। ये स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं जो किसके हैं? टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। ये तीनों स्टेप यहां पर लिखने थे, इसीलिए ये जो सेकंड पार्ट के लिए 3 नंबर दिए हैं, क्योंकि 3 ही स्टेप्स हैं इसके। ये दिए हुए ना 3 नंबर, इसके 3 स्टेप्स हैं। और ये 4 नंबर क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि इसके 4 टाइप्स हैं। ये ध्यान रखा करो, जहां ये इस तरीके से लिखे होते हैं ना तो समझ जाया करो कि कभी कभी होता है कि याद ना रहे। तो 3 नंबर का है तो यानी पक्का 3 इसके हैं, 3 स्टेप्स हैं। 4 नंबर का है ये तो यानी पक्का 4 टाइप्स हैं। एक आधा भूल तो नहीं रहे हम, समझ रहे हो? क्लियर है बात? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा होगा उसको वो भी समझ में आएगा। और मैंने शायद ये क्लास में बहुत अच्छे से कराया है, और मैं पूछूंगी, आपसे ही पूछूंगी ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? रातू हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ प्रो लिमिटेड। ही इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट्स। R&D का क्वेश्चन है, याद है? यस। ही इज फेसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट वेदर द फर्म शुड डेवलप research and development expertise internally or outsource it to external agencies. What guidelines will help Ratu to make this decision? पहली चीज आपको याद हो, जब भी आउटसोर्स मैंने पढ़ाया था आपको कि आउटसोर्स करते हैं, क्यों आउटसोर्स करते हैं? कि हमारे पास यस चीपर हो। बिल्कुल 100% सही पॉइंट।
चीपर हमें मिल रहा है बाहर तो हम आउटसोर्स करेंगे, पहली चीज। हमारे से बेटर हमें बाहर मिल रहा है, एक्सपर्टाइज मिल रही है तो हम आउटसोर्स करेंगे। हमारा टाइम बच रहा है तो हम आउटसोर्स करेंगे। डिस्कस किया था क्लास में, ये धीरज जी किया था जी। वही लिखने हैं पॉइंट्स, बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, यही लिखना है। समझ गए? अब है और वाले पार्ट में एसबीयू। कितनी बारी मैंने बोला था एसबीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला था ना? आ गया, देख रहे हो? You have been appointed as head of SBU of a large multi-product company. Explain the leadership roles you have to play as manager. Roles बताने हैं मैनेजर के SBU के अंदर, करवाए हुए ये मैंने। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। हाँ जी यशस्वी, यस बेटा। अब मुझे बताओ कितना कॉन्फिडेंस आया इस 1 घंटे के रिव्यू में? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो मैं आपको काफी पढ़ा चुकी हूं। EIS में भी आपको क्या लगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है और आप किस तरीके से कर सकते हैं? कुछ डर, झिझक, कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन को हम समझ पा रहे हैं इजली, ठीक है? कुछ आउट ऑफ दी वॉल तो नहीं जा रहा था? बताइए कैसा लगा क्वेश्चन पेपर? एकदम ठीक था, बढ़िया जी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो भैया वो तो सिंपल सी स्टोरी है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि बुक भी ना खोलें और सब चीज हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? अब मुझे नहीं मालूम बेटा आपको मेरी बातें कितनी ध्यान है और कितनी ध्यान नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर ध्यान से, फिर मैं कह रही हूं, अगर आपने देखा है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझा है, जो मैंने अभी यहां पर बताया भी है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में ये पता करना कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो किस तरीके से तुरंत कैच होगा। ये मैंने आपको डे 1 ही कहा, EIS तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर भी स्ट्रेट, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं तो बच्चों से जनरली ये कहती हूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए टाइम ज्यादा रखना लिखने के लिए, EIS में टाइम कम लगता है। अगर आपको पेपर याद है तो EIS में आपको टाइम कम, क्योंकि उसमें लिखने का ज्यादा नहीं होता, टू द पॉइंट आंसर होते हैं। आपको एक एक लाइन में एक एक लाइन में डेटेड पॉइंट, मतलब डेटेड लाइन में एक एक पॉइंट लिखा जाता है, उसमें ज्यादा नहीं उसमें कहानी लिखनी होती। जबकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपके पॉइंट्स थोड़े से डिटेल में हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात यहां तक अच्छे से सबको? क्या थैंक यू, क्या थैंक यू? अब मुझे ये बताओ, मतलब मुझे प्लीज सीरियसली, क्वेश्चन पेपर जब तक मैंने नहीं डिस्कस किया था उससे पहले और अब में क्या फर्क लग रहा है? सीरियसली, मेरे को मजाक नहीं चाहिए, कोई मखौल नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं? ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है अगर आप प्रॉपरली लर्न कर लो। जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं आपको, नहीं तो फिर क्वेश्चन भी समझ नहीं आता। बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आपने तुरंत पकड़ लिया, मर्जर है, एक्विजिशन है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना? ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल तुरंत पकड़ में आ गई ना, कौन सी है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल है। बेटा देखो, सिंपल सी स्टोरी का जो एंड है, होल स्टोरी मैं कहूंगी यही है। मेरे कॉन्सेप्ट समझाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपको क्वेश्चन असेसमेंट हो। जैसे मैंने माइकल पोर्टर वाला क्वेश्चन लिया, जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा ना, मैं चैलेंज करती हूँ
वो पांचों की पांचों लिख के आ जाएगा उसके अंदर, माइकल पोर्टर के अंदर, न्यू एंट्रेंट्स, फलाना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये और वो और वो। लेकिन पूछा उसमें क्या है, बस बायर। तो ये वही बच्चा एसेस कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा।